नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं से माफी मांगी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं से माफी मांगते हुए एक बड़ा वादा कर दिया, लेकिन उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया। इससे पहले न जाने कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी बार कांग्रेस का नाम लिया। कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को उनका कांग्रेस राज भी कह रहे हैं। ये बड़ी स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, राष्ट्र के नाम संबोधन, और उस संबोधन के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा और उससे पहले क्या कयास लगाए जा रहे थे, उन तमाम बातों को तथ्यों के साथ एक एक करके आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, 2-4 लोगों तक बढ़ा दीजिए। लेकिन सबसे जरूरी अपील जो मैं कर रहा हूं, युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आते हैं आज की खबर पर। कल दिन में ही एक खबर आ गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे और दिन भर कयासों का दौर लगता रहा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 1970 में इंदिरा गांधी ने किया था उस तरह से लोकसभा भंग कर मध्यावधि चुनाव में जाएंगे महिला मतदाताओं का वोट हासिल करने के लिए, या फिर नरेंद्र मोदी कोई और बड़ा ऐलान करेंगे, या फिर नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण के मुद्दे पर ही विपक्षी राजनीतिक दलों को घेरते हुए नजर आएंगे। इन तमाम तरह के कयास लग रहे थे, लेकिन आखिरकार जैसे ही कल रात को घड़ी की सुई ने 8:30 बजाया, 8:30 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने के लिए आए और शुरुआत में ही उन्होंने जो कहा वो सीधे सीधे साफ हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण से जुड़ा जो बिल लोकसभा में गिर गया क्योंकि उनके पास 2/3 बहुमत नहीं था, उसके बारे में बात करने के लिए आए हैं। और 8:30 से 9 बजे तक लगभग आधे घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और उस राष्ट्र के संबोधित करने के दौरान, राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के दौरान उन्होंने महिलाओं से माफी मांगी। लेकिन क्या कुछ उन्होंने कहा ये जानना आपके लिए इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि इससे भारत के आने वाले दिनों की राजनीति की दशा और दिशा का एहसास आपको हो जाएगा। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे के सहारे अब राजनीति करती हुई नजर आएगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अभी होना है, दोनों चरणों का मतदान अभी होना है। तमिलनाडु में भी विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, ये दो राज्य सबसे बड़ा टेस्ट केस बन गए हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की नीति कामयाब हो पाएगी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के दौरान जिस तरह का राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की है, क्या उस तरह का राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को हासिल होगा। लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कहा। उन्होंने, जैसा कि मैंने कहा, शुरुआत में ही कह दिया, उन्होंने कहा कि मैं अपनी बहनों और बेटियों से बात करने के लिए आया हूं। आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया है, उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया है। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए और इसके लिए मैं सभी माताओं बहनों से क्षमा प्रार्थी हूं। और क्या क्या आगे बोलते चले गए। उन्होंने देश हित की बात की, विपक्षी नेताओं पर टीका फोड़ते हुए कहा कि वो दल हित पर लगे हुए, नारी शक्ति से उन्हें कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस नाम लेकर उन्होंने कहा, कांग्रेस, डीएमके जिससे तमिलनाडु में भी लड़ाई है, टीएमसी जिनसे पश्चिम बंगाल में लड़ाई है, और समाजवादी पार्टी जिनसे उत्तर प्रदेश में लड़ाई होनी है 2027 के विधानसभा चुनाव में। इन पार्टियों का नाम लेकर ये कहा कि इनकी स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है। उन्होंने परिवारवादी पार्टी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी, महिलाओं से उनके अधिकार छीन कर ये लोग मेज थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया वो केवल टेबल पर थाप नहीं था, वो नारी के स्वाभिमान पर, उनके आत्मसम्मान पर चोट था। नारी सब कुछ भूल जाती है लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलती। इसलिए संसद में कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों का जो व्यवहार है वो इस देश की मातृशक्ति, इस देश की नारी शक्ति हमेशा याद रहेगी। लगातार ये देश की नारी शक्ति जो है वो इसको याद रख के इन राजनीतिक दलों को सबक सिखाते हुए नजर आएगी। यहां तक
आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों पर गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण का विरोध करके जो पाप विपक्षी राजनीतिक दलों ने किया है, इसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। इन दलों ने संविधान निर्माताओं की भावना का अपमान किया है। और प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने साफ कहा कि 40 साल से यह मामला अटका हुआ था। 2029 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ये हक महिलाओं को देना चाहती थी। देश की 50% यानी आधी आबादी को उनका अधिकार देने की साफ नीयत के साथ ये लाया गया था, लेकिन उनके ईमानदार प्रयास की कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने, डीएमके, टीएमसी, समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी। कांग्रेस और बाकी तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों पर वो आरोप लगाते हुए नजर आए, वो परिवारवादी होते हुए कहते नजर आए कि भैया ये जो राजनीतिक दल है ये परिवारवादी है, इसलिए इनको डर पैदा हो रहा है। ये कह रहे थे कि कांग्रेस पर हमला बोलते उन्होंने कहा कि ये एंटी रिफॉर्म पार्टी है। जब भी इस देश में कोई सुधार हुआ, कोई रिफॉर्म करने की कोशिश की गई, कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया। तमाम उदाहरणों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और यह भी उन्होंने कहा कि बांटो और राज करो की राजनीति जो है वो कांग्रेस ने अंग्रेजों से ही सीखी है। और अपने भाषण का समापन, आधे घंटे के भाषण का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहते हुए किया कि बिल पास कराने के लिए जरूरी 66% वोट हमें नहीं मिला हो, लेकिन मैं जानता हूं देश की 100% नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। उन्होंने देश की हर नारी को यह विश्वास दिलाया कि वो महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर करेंगे। महिला आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टियां ये देश की नारी शक्ति को संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने से रोक नहीं पाएंगी। कांग्रेस हमेशा से, जिसका जिक्र मैंने किया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से हर रिफॉर्म को रोक कर बैठी रही। लटकाना, भटकाना, अटकाना, यही कांग्रेस का सिद्धांत रहा है, यही वर्क कल्चर रहा है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर हमला करने की बागडोर खुद संभाली, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभालते हुए नजर आए। सदन के अंदर ही नहीं, बल्कि कल प्रियंका गांधी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो मोदी सरकार पर हमला बोलती हुई नजर आई। तो कांग्रेस और बीजेपी ये महिला आरक्षण के मुद्दे पर दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर है और दोनों ही एक अलग अलग तरह के वोट बैंक को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अगर महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल पाएगा 2029 के लोकसभा चुनाव में, तो इसके लिए कोई एक राजनीतिक दल जिम्मेदार नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी ऐन चुनाव के बीच इस बिल को लेकर आई, विपक्षी दलों से बातचीत किए बिना, क्योंकि उनको लगा कि मजबूरी में विपक्षी दल साथ देंगे तो पास हो जाएगा, साथ नहीं देंगे तो फिर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में उन विपक्षी राजनीतिक दलों को महिला विरोधी राजनीतिक दल साबित करने का मौका मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सदन के अंदर भी प्रधानमंत्री बोले, अमित शाह भी बोले, और देश के नाम संबोधन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी नैरेटिव को सेट करने की कोशिश करते हुए नजर आए। विपक्षी राजनीतिक दल को इस बात का बखूबी एहसास था, इसलिए राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, वो परिसीमन पर ज्यादा फोकस करते हुए नजर आए। वो ओबीसी महिलाओं को भी इसका फायदा देने की बात करते हुए नजर आए। जाहिर सी बात है कि जो वोट बैंक, जो ओबीसी वोट बैंक, जिस पर अभी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने आप को ओबीसी बताते रहते हैं। सदन के अंदर अमित शाह ने बताया था कि मोदी सरकार में कितने ओबीसी मंत्री हैं, उसी ओबीसी वोट बैंक को टारगेट कर रही है कांग्रेस पार्टी। और खास तौर से कांग्रेस पार्टी ओबीसी की महिलाओं को ही नहीं, बल्कि पूरे के पूरे ओबीसी वर्ग को एक तरह से साधने की कोशिश कर रही है। और महिला आरक्षण के जरिए सरकार परिसीमन वाला दांव खेलना चाहती थी। इसको सामने रखकर वो आधी आबादी यानी महिलाओं को ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि मोदी सरकार की नीति साफ नहीं थी, वो आरक्षण देना ही नहीं चाहते थे, दरअसल वो इस पूरे मामले को लटकाना चाहते थे। समाजवादी पार्टी उसमें मुस्लिम महिलाओं की बात भी जोड़ रही है, यानी उनको अपना ओबीसी के साथ साथ मुस्लिम मतदाताओं को भी एड्रेस करना है। तमाम राजनीतिक दलों के अपने अपने दाव हैं। और इस बीच डीएमके के एक सांसद ने राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर दिया कि 2023 में जो आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया गया था महिलाओं के लिए, उसको तुरंत लागू कर दिया जाए। यानी लोकसभा की जो वर्तमान स्ट्रेंथ है 539 सांसदों वाली, उन्हीं 539 सांसदों में तत्काल और तुरंत इस आरक्षण को लागू कर दिया जाए। हालांकि उस प्राइवेट मेंबर बिल को स्वीकार नहीं किया गया, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। कल शुक्रवार का जो दिन होता है वो प्राइवेट मेंबर बिल का ही दिन होता है, तो उस बिल को स्वीकार नहीं किया गया।
लेकिन इसको लेकर भी सरकार को घेरा तो जा रहा है, सरकार पे आरोप तो लगाए जा रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश तो की जा रही है। ये तमाम चीजें जो हैं वो अपने आप में बताती है कि अब इस देश की राजनीति में महिला मतदाता जो हैं वो सेंटर पॉइंट पे आ गए हैं। खासतौर से आपको बता दूं कि पिछले कुछ विधानसभा चुनावों के दौरान और लोकसभा चुनावों के दौरान राहुल गांधी ओबीसी का राग तो अलाप रहे, लेकिन इस देश में महिला राजनीति की शुरुआत सबसे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी, जो अब तक वर्तमान के बिहार के मुख्यमंत्री थे कुछ दिनों पहले तक। अब वहां पे सम्राट चौधरी बन गए तो पूर्व मुख्यमंत्री बन गए। महिला मतदाताओं के जरिए किस तरह से चुनाव जीता जा सकता है, जाति और धर्म से परे हटकर महिला मतदाताओं का किस तरह से एक ठोस वोट बैंक तैयार किया जा सकता है, ये सफलतापूर्वक इस देश की राजनीति में नीतीश कुमार ने स्थापित किया। लगातार वो महिला मतदाताओं के बल पर चुनाव जीतते रहे, बिहार पर राज करते रहे और बाद के चुनावों में भी हमने देखा। आप ग्राउंड जीरो पे चले जाइए, किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव जो हुए हो हाल फिलहाल पिछले कुछ वर्षों में, वहां पुरुष मतदाताओं के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा नजर आती थी, उनकी लाइन लंबी नजर आती थी, तो महिला मतदाता बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा ले रहे थे। लेकिन अब तक वो लाभार्थी योजनाओं का ज्यादा फायदा उठा रहे थे, यानी जो चुनावी राज्यों में आप देख लीजिए, बिहार में तो 10,000 रुपए दिए गए, कहीं उनको मुफ्त बस यात्रा का लालच दिया जाता है, कहीं मंगलसूत्र दिया जाता है, कहीं मासिक 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000 इस तरह की बातें करके लाभार्थी एक वर्ग तैयार करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब जो है मोदी सरकार ने जो कोशिश की, तमाम राजनीतिक दलों को समझ में आ गया कि अब महिलाओं को भी अब लाभार्थी समूह से एक आगे निकालकर एक बिल्कुल समर्पित वोट बैंक का कैडर बनाने की कोशिश की जा रही है। मोदी अगर ये बिल पास करवा लेते तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता, लेकिन चूंकि अब ये बिल पास नहीं हुआ है तो बीजेपी यानी एनडीए में शामिल राजनीतिक दल और विपक्षी राजनीतिक दल जिसमें कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, इन दोनों ही गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों को अब अपने आप को महिला हितैषी साबित करने की कोशिश करनी पड़ रही है। तो वो अपने आप को महिला हितैषी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे पक्ष को महिला विरोधी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी बीच में कोई ओबीसी को साधना चाहता है, कोई मुस्लिम को साधना चाहता है। बाकी जातियों की बात मत कीजिएगा कि आखिर वो क्या करेंगे, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन इसने अपने आप ये बता दिया कि अब आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में इस देश की राजनीति किस तरफ मुड़ने जा रही है। और पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव के नतीजे ये बताएंगे कि क्या इन दोनों राज्यों की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर मुहर लगाई है या नहीं, क्या उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर भरोसा है या नहीं, या फिर उन्हें अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री यानी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में डीएमके के एमके स्टालिन पर ज्यादा भरोसा है। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील आग्रह करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, 2-4 लोगों तक बढ़ा जरूर दीजिए और कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।